गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 7 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। वीडियो आपने देखना शुरू किया तो सबसे पहले वीडियो को आप लोग पॉज कर दीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। पाम ऑयल लगातार चर्चा में बना हुआ है क्योंकि सरकार भी इसको लेकर के आई थिंक 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना भारत सरकार लेकर आई है पाम ऑयल में अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए। तो मैक्सिमम पाम ऑयल जो है हम विदेशों से आयात करते हैं और इसको लेकर के यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था और स्टेट पीसीएस में भी देखता हूँ मैं कि लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है पाम ऑयल को लेकर के। तो इसका रिलेवेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया। आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है जापान, बी फिलीपींस, सी मलेशिया या डी इंडोनेशिया। आज मेरे पास समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं डिटेल में न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना भी न्यूज़ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं कड़क आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये जो पीडीएफ है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का, इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप सभी में जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो हमारे देश के पीएम जो है राष्ट्रपति से मिले हैं और राष्ट्रपति को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि आखिर हुआ क्या था। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई है और इस समिति की अध्यक्षता करेंगे सुरक्षा सचिव। हमारे देश के जो सुरक्षा सचिव हैं सुधीर सक्सेना। तो सुधीर सक्सेना समिति बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। 3 सदस्यीय समिति होंगे जिसके अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा सुधीर सक्सेना जी इनके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इनके जो अन्य सदस्य हैं आईबी के संयुक्त निदेशक बलवीर सिंह हैं और एसपीजी के आईजी हैं एस सुरेश। तो ये 3 व्यक्ति का समिति बनाया गया है और 3 में जो इसको लीड कर रहे हैं, जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुधीर सक्सेना समिति बनाई गई है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यात्रा थी, पंजाब की यात्रा, उसमें जो सुरक्षा की चूक हुई है बेसिकली उसकी जांच करेगी कि आखिर सुरक्षा की चूक कैसे हुई है। विधानसभा में अब 40 लाख तक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव में क्या है कि लोकसभा चुनाव में पहले 70 लाख रुपए तक खर्च किया जा सकता था, अब इसकी सीमा बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दिया गया। ये डायरेक्टली वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लोकसभा चुनाव में 70 लाख जो पहले सीमा थी उसको बढ़ा करके एक प्रत्याशी 95 लाख तक खर्च कर सकता है, जबकि विधानसभा चुनाव में जो 28 लाख की सीमा थी उसको बढ़ा करके 40 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और साथ ही साथ गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जहां लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च की सीमा 54 लाख थी उसको बढ़ा करके 75 लाख रुपए कर दिया गया। तीनों आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ी लोकसभा है, जैसे बिहार की मान लीजिए कोई लोकसभा है, एक उत्तर प्रदेश की कोई लोकसभा है, एमपी की कोई लोकसभा है, वहाँ पे पहले 70 लाख रुपए खर्च की सीमा थी, उसको बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दिया गया है कि एक प्रत्याशी मैक्सिमम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। विधानसभा में 28 लाख की सीमा थी, इसको बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया है। और कुछ स्पेशल राज्य जैसे गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, जहाँ पे लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी की खर्च करने की सीमा थी 54 लाख रुपए, उसको 75 लाख रुपए कर दिया गया। तो एक चुनाव में ये लोग इतना खर्च कर सकते हैं। 12,000 करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण की मंजूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये और इसको मैं डिटेल से कभी एनालिसिस कर दूंगा आपके साथ। सरकार का टारगेट है 2030 तक 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने का। 5 लाख मेगावाट मतलब होता है 500 गीगावाट। 500 गीगावाट
2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से प्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए सरकार ने ग्रीन एनर्जी के दूसरे चरण की मंजूरी दिया है, जिसका टोटल कॉस्ट होगा लगभग 12,000 करोड़ रुपया। और वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सरकार का क्या टारगेट है, पेरिस में हमारी क्या कमिटमेंट रही है, और ग्लासगो में हमारी क्या कमिटमेंट रही है। ग्लासगो जो समिट हुआ था उसमें हमारी क्या कमिटमेंट थी, पेरिस में हमारी क्या कमिटमेंट थी, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के सरकार क्या क्या कर रही है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट पेज आई थिंक आज का सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेज था, चूँकि नॉर्मली फर्स्ट पेज पर मैं नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं देखता हूँ, लेकिन समय की कमी है इसलिए मैं बहुत डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस बैकग्राउंड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपराधिक कानून में होगा बदलाव, सरकार से मांगे सुझाव। देश में लगातार चर्चा चल रही थी। चर्चा ये चल रही थी कि आईपीसी की जो धारा यूज करते हैं हम लोग, या सीआरपीसी की जो धारा यूज करते हैं हम, ये सारा का सारा कानून कब का है? 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति सोच कर देखिए, आज से लगभग 170 वर्ष पहले हुआ था। तो उसके जस्ट बाद 1860 के आसपास में ये सारा का सारा कानून बना था। लॉर्ड कैनिंग उस समय में भारत के पहले वायसराय थे, और उन्हीं के समय में ये सारा का सारा कानून बना था। तो सवाल ये होता है कि ये कानून जो बना था आईपीसी या सीआरपीसी, अंग्रेज ने हम पे शासन करने के लिए बनाया था। तो क्यों आज भी ये कानून हमारे देश में चल रहा है? जो अंग्रेज ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था, अंग्रेज ने हम पे शासन करने के लिए बनाया था, उसी कानून को आज तक हम क्यों ढो रहे हैं? तो इसी को लेकर के सरकार ने सुझाव मांगा है कि क्या हम सीआरपीसी आईपीसी के में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करेंगे। इस पे आप लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। और निश्चित तौर पे ये अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है, और लगातार चर्चा चल रही थी कि इस तरह के कानून को आप परिवर्तित कीजिए। पुलिस एक्ट जो 1860 के आसपास बना उसमें संशोधन कीजिए, जेल अधिनियम जो 1860 के आसपास बना है उसमें संशोधन कीजिए। तो ये सारा का सारा कानून 170 वर्ष पहले बना है, उसकी प्रासंगिकता आज के समय में नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने डिजिटल हेल्थ मिशन का घोषणा किया, और वैसे भी स्वास्थ्य सेक्टर में जो है क्या क्या बदलाव हो रही है, सरकार स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के कितना सीरियस है, सरकार स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के क्या क्या काम कर रही है, उसका भी एक नोट्स आपके पास होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लेकर के सबसे इम्पॉर्टेंट ये है वर्तमान में कि हेल्थ सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को लाया जा रहा है। जैसे कि एक डिजिटल हेल्थ कार्ड आपको दिया जाएगा, जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है उसी तरह से डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा। और डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या होगा कि उसमें आपका सारा का सारा रिकॉर्ड रहेगा, आपने कब किस डॉक्टर से क्या दिखाया है, उस डॉक्टर ने क्या बोला है, और उस डॉक्टर ने क्या लिखा है, कौन सी दवाई अभी तक आपको चली है, सारा का सारा रिकॉर्ड रहेगा आपके डिजिटल हेल्थ कार्ड में। जिस तरह से आधार कार्ड नंबर डालते ही आपके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, उसी तरह से डिजिटल हेल्थ कार्ड का जो नंबर होगा वो डालते ही पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा कि आपने अभी तक किससे चेकअप करवाया, क्या चेकअप करवाया, कब क्या दवाई खाया था, और कौन कौन आपको जांच हुई थी, उस जांच में क्या क्या रिपोर्ट किया गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्वास्थ्य सेक्टर के लिए सरकार क्या क्या काम कर रही है, और स्वास्थ्य सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। एक तो सरकार क्या कर रही है, दूसरी है कि आपकी क्या सुझाव है। तो इसका एक कॉन्क्रीट नोट भी आपके पास होना चाहिए, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। किसान बोले एसएसपी ने दी प्रधानमंत्री मोदी के हाईवे से जाने की सूचना। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस तरह का मान लेते हैं कि एक एसएसपी मतलब एसपी एक एसपी को यह सूचना थी कि वहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी का काफिला गुजर रहा है। तो एसपी अगर इस तरह की सूचना किसानों को देंगे तो देश का क्या होगा। अगर आपकी सिंपैथी मान लेते हैं कि है भी किसान के साथ, आप चाहते हैं किसान का भला हो, बावजूद इसके आपको नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए एसएसपी को किसानों को इस तरह की सूचना नहीं देना चाहिए कि वो वहाँ पे आकर पथराव करें। अब सोच के देखिए कि कितना सीरियस वो जगह था जहाँ पे पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। 20 मिनट में वहाँ से पाकिस्तान की बाउंड्री महज
15 से 20 किलोमीटर डिस्टेंस था। 20 मिनट में कोई भी ग्रेनेड से हमला किया जा सकता था, या 20 मिनट पे किसी भी तरह का कुछ हो सकता था। तो कुछ ड्रोन के माध्यम से हो सकता था, हमला हो सकता है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आकर हमला कर सकता था। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप अधिकारी बनते हैं या पुलिस अधिकारी बनते हैं, एसपी बनते हैं या आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आपको कोड ऑफ एथिक्स दिया जाता है कि इस तरह की जो भी सूचना होगा वो आप गुप्त रखेंगे। तो इस तरह का सूचना नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जो जांच समिति बनी है निश्चित तौर पे इसको देखेगी और इस एसपी पे निश्चित तौर पे एक्शन भी लिया जाएगा। दो न्यूज़ है, एक तो ये न्यूज़ है और इस न्यूज़ का बैकग्राउंड ये है कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो उसका पार्ट ये है। और दूसरा ये है कि ये जीएम फूड्स क्या होता है और जीएम फूड को लेकर के देश में इतनी असहमति क्यों है, ये दोनों चीज़ों बैकग्राउंड में आपको पढ़ना चाहिए। एक तो एमएसएमई को लेकर के सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं, उसका एक कॉन्क्रीट डिस्कशन या कॉन्क्रीट नोट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है कि जीएम फूड को लेकर के अभी तक क्यों आपत्ति चल रही है। देश में एकमात्र जीएम जो अनुमति दिया गया है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप का, वो है कपास। सिर्फ जीएम कपास को अनुमति है, उसके बाद कोई अनुमति नहीं दिया गया। तो आखिर ऐसा क्यों, और जीएम क्रॉप होता क्या है, तो ये सारा का सारा कॉन्क्रीट आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा, इसी से संबंधित ये न्यूज़ है। एडिटोरियल सेक्शन पर बस ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको कल का जो एडिटोरियल हमें डिस्कस नहीं कर पाया था, कल के एडिटोरियल से कोशिश कीजिएगा इसको कोरिलेट करके पढ़ने का। कल का एक एडिटोरियल आया था कि 2022 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के सरकार क्या क्या कर रही है, या किस तरह से 2022 में हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हो सकती है, और उसको इसके साथ जोड़ के पढ़िएगा तो निश्चित तौर पे आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही एडिटोरियल जुड़ा हुआ उसी से कि अर्थव्यवस्था किस तरह से 2022 में अच्छी हो सकती है। कल का एडिटोरियल, आज का एडिटोरियल, दोनों को कंबाइन करके आप लोग पढ़िएगा। देखिए, ये जो न्यूज़ है, ये जो पर्टिकुलरली पॉइंट दिया हुआ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस संडे से, या मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन के बाद से इसको लेकर के स्पेशली काम करूँ। प्रत्येक दिन मुझे लग रहा है कि एक तरह से नोट ही आपको मिल रहा है, ये जो मिल रहा है। और जितने भी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी रीजनल अखबार हैं उसमें भी ये चीज़ दे रहा है। अगर आप यूपी के हैं, आपको नेशनल एडिशन नहीं मिल रहा है, दैनिक जागरण का यूपी एडिशन ही आप पढ़ रहे हैं, या दैनिक जागरण के बिहार एडिशन पढ़ रहे हैं, तो भी आपको ये मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलरली एक तरह से नोट ही मिल जाता है आपको। जैसे फर्स्ट डे दिया था कि शिक्षा के सेक्टर में क्या क्या काम हो रहा है, सेकेंड डे था कि हेल्थ के सेक्टर में काम क्या हो रहा है, कल था स्टार्टअप के सेक्टर में क्या काम हो रहा है, और गरीबों के लिए आज क्या क्या काम हो रहा है। तो इसको आप लोग पक्का पढ़िएगा, इसको नोट्स बनाइएगा, और इसका डिस्कशन भी मैं जो है एक सप्ताह का पूरा मटेरियल कलेक्ट होने के बाद 1 बाय 1 डिस्कस कर दूंगा। इसको डिस्कस करने में मुझे अच्छा समय लग सकता है, इसलिए मैं इस न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा ताकि वो चीज़ आप बाद में भी देख सकें, राइट। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। और अगर आप लोग दैनिक जागरण लेते हैं पेपर, तो इसको कट करके भी आप लोग रख लीजिएगा। इसको कटिंग पक्का, इसको फाड़ करके अपने पास रख लीजिएगा। ये भविष्य में पक्का आपको काम देने वाला है। 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। तो एक तरह से मान लीजिए कि एक नोट्स ही आपको मिल रहा है। ये कजाकिस्तान में हिंसा काबू करने में उतरे रूसी कमांडो। 1991 से पहले कजाकिस्तान भी रूस का ही पार्ट था। तो ऐसे कंडीशन में कजाकिस्तान में जब हिंसा बढ़ रही है, तो रूस की सेना को, रूस की कमांडो को कजाकिस्तान में उतरना पड़ा ताकि वहां पे हिंसा काबू किया जा सके। नासा के पहले आर्टेमिस मून मिशन में अमेजन का एलेक्सा भी होगा साथ। अमेजन का एलेक्सा क्या आपने देखा होगा, एलेक्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है। तो वो भी नासा के आर्टेमिस मून मिशन में अमेजन का एलेक्सा भी साथ होगा। और आर्टेमिस मिशन क्या है कि नासा का अंतरिक्ष मिशन है जो बिना चालक के होगा, यानी रोबोट का मिशन होगा। उसमें कोई चालक नहीं होगा, रोबोट का मिशन होगा, नासा का आर्टेमिस मिशन, और उसमें एलेक्सा भी साथ होंगे।
डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिना चालक के भेजे जाने वाले मिशन आर्टेमिस मून मिशन किस देश के द्वारा संचालित किया जा रहा है या कौन देश ला रही है, तो वो नासा ला रही है। पाकिस्तान को नहीं करने देंगे डुरंड रेखा के करीब बारबंदी तालिबान। देखिए पश्तून जो है, पश्तून बेसिकली अगर इसका इशू आप सुनिएगा तो बेसिक इशू ये है कि पश्तून जो है दोनों साइड रहते हैं। अफगानिस्तान के डुरंड रेखा जो है, डुरंड रेखा मान लीजिए ये है, इधर पाकिस्तान इधर अफगानिस्तान है, तो इस साइड भी पश्तून रहते हैं और इस साइड भी पश्तून रहते हैं। जैसे पंजाबी आप देख लीजिए, अपने इंडिया में भी पंजाबी रहते हैं और इधर पाकिस्तान में भी पंजाबी रहते हैं, तो उसी तरह से एथनिसिटी जो है इसकी पश्तून की दोनों साइड है। तो ऐसे कंडीशन में तालिबान कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है डुरंड रेखा को, और पाकिस्तान को उम्मीद था कि तालिबान के आने के बाद डुरंड रेखा पे हम बारबंदी कर देंगे, वहाँ पे फेंसिंग कर देंगे, लेकिन तालिबान ने इसको रोक दिया। तो पाकिस्तान ने तालिबान की हमेशा वकालत की है, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान को फेंसिंग करने से, बॉर्डर पे फेंसिंग करने से रोक दिया है। पाकिस्तान के लिए शर्म की विषय होनी चाहिए। चलिए इतना ही न्यूज़ था इम्पॉर्टेंट। मैं डिटेल में तो न्यूज़ एनालिसिस नहीं किया, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग पढ़ लेंगे इसे डिटेल में, बाकी कल मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और साथ ही साथ 67th बीपीएससी जो है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था, जिसका डिस्कशन कल मैं नहीं कर पाया था। आज मैं उसका डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेस्ट नहीं बनाए, 67th बीपीएससी के लिए टेस्ट 3 मैंने दिया था, तो टेस्ट 3 आप लोग बना लीजिएगा। आज शाम तक मैं उसका डिस्कशन वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने इसी चैनल पे। तो पाम ऑयल लगातार चर्चा में है, तो विश्व में सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक देश है, और उसके बाद मलेशिया का नंबर आता है। और भारत दोनों से ही, इंडोनेशिया से भी और मलेशिया से ही, दोनों ही देश से पाम ऑयल का अच्छा खासा जो है आयात करता है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।